everyone, so welcome back. तो last class में we have covered type approaches. So आज से we are gonna start trait approaches. तो अगर हम फटाफट क्विक recap करें for the type approaches तो हम देखेंगे हमने पहले तो इंडियन आयुर्वेदिक की भी बात करी थी चरक संहिता की जिसमें त्रिगुणा त्रिदोषा वगैरह के हमने पढ़े थे एंड वी हैड रेड अबाउट हिपोक्रेट्स की थ्योरी और शेल्डन की थ्योरी हमने पढ़ी थी बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टाइप एंड उसके बाद फ्रेडमैन एंड रोजमैन की थ्योरी कार्ल यूंग की थ्योरी. ठीक है, सो नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद ट्रेट अप्रोचेस. तो ट्रेट अप्रोचेस बेसिकली क्या होती है? ट्रेट अप्रोचेस हम कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी को ना ब्रेक डाउन करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स. समझ रहे हो? मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स या वैसे कंपोनेंट्स विच मेक द टोटल पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन. उसके मतलब हम ओवरऑल पर्सनालिटी को उसके कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं. ट्राई टू डिस्कवर द बिल्डिंग ब्लॉक्स of the personality. Building blocks. Okay, now trait approach attempts to identify primary characteristics of a person. अब मैंने जैसे बोला कि हम उसके बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके बेसिक जो आइडियोलॉजीज़ होंगे पर्सनालिटी के वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं. सो ऑफ कोर्स तो हम उसके प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे पर्सनालिटी के हम वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, A trait is considered as a relatively enduring attribute or quality on which an individual differs from other. अब जो वो trait हम कह रहे हैं ना कि उसका core trait क्या है, वो एक relatively stable होती है और different attribute होता है जो हम एक दूसरे से अलग करते हैं. of course सी बात है ना. अब इसके कुछ फीचर्स जो हम पढ़ने लगे हैं वो है traits are relatively stable over time. अब मैंने वही बात बोली कि these things are stable, you know. अब एक बंदे की कोर पर्सनालिटी इज़ लाइक इंट्रोवर्ट तो वो इंट्रोवर्ट ही रहेगा. कई केसेस में इट डज़ हैपन कि हाँ मतलब ठीक है वो इंट्रोवर्ट भी कई केसेस में अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ अपनी फैमिली के साथ ओपन अप होता है. बट द थिंग इज़ वो रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम है. या फिर एक केयरिंग पर्सन है तो वो केयरिंग नेचर हर जगह शो करेगा, है ना. ये नहीं कि सिर्फ अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ केयरिंग होगा बाकी के साथ नहीं होगा. वो जो उसका ट्रेट है वो दिखेगा. इट्स स्टेबल ओवर टाइम. ये नहीं है कि अच्छा ये भी नहीं है कि वो एक आज केयरिंग है कल वो केयरिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है ना. दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन. वो एक कंसिस्टेंट होते हैं सिचुएशंस पे जो मैंने अभी बात करी. वो केयरिंग है तो हर किसी के लिए केयरिंग होगा. नाउ their strengths and combination vary across individuals leading to individual differences in personality. अब वही अब कॉम्बिनेशंस और जो उनकी स्ट्रेंथ्स है, अब कई बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं कई थोड़े कम केयरिंग होते हैं. वो स्ट्रेंथ हो गई ऑफ द ट्रेट एंड उसके कॉम्बिनेशन. अब एक बंदा एक्सट्रोवर्ट और केयरिंग है, एक पर्सन इंट्रोवर्ट और केयरिंग है, एक पर्सन एक्सट्रोवर्ट और नॉट सो केयरिंग है. तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो गए ना विच मेक्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स अल्टीमेटली. तो ये हमारी बेसिकली हमने बात करी है ट्रेट्स की. ट्रेट्स होते क्या है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्पर्ट की ट्रेट थ्योरी. सबसे पहले ट्रेट्स के अंदर हम जो ट्रेट अप्रोच के अंदर थ्योरी करने वाले हैं वो है एल्पर्ट की ट्रेट थ्योरी. नो एल्पर्ट ट्रेट थ्योरी किसने दी थी? एज द नेम सजेस्ट गॉर्डन एल्पर्ट ने दी थी. एल्पर्ट है ना, तो गॉर्डन एल्पर्ट ने दी थी. ओके, नाउ गॉर्डन एल्पर्ट गेव द एल्पर्ट ट्रेट थ्योरी. ही वॉज कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ ट्रेट अप्रोचेस. सबसे पहले अगर हम एल्बर्ट की ट्रेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो मतलब अल्टीमेटली ही वॉज द गाइडिंग फोर्स ना. सबसे पहले उसी ने कहीं ना कहीं हमें गाइड किया होगा ट्रेट अप्रोच की तरफ. तो ही इज़ द पायोनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच. ओके, नाउ ही प्रपोज दैट इंडिविजुअल पोजेस अ नंबर ऑफ ट्रेट्स. अब वो ये बोल रहा है कि जैसे हर कोई बोलता है कि मतलब हर एक पर्सन के पास नंबर ऑफ ट्रेट्स होते हैं. ठीक है, वो डायनामिक इन नेचर होते हैं, मतलब अपने आप में इंटर रिलेशनल होते हैं. वो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्सन मतलब अल्टीमेटली हमारी पर्सनालिटी हम क्या करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हैं. तो वही है जो हमारे कोर ट्रेट्स होंगे वो हमें डिटरमाइन करेंगे कि हमारा बिहेवियर कैसे होगा इन सर्टेन सिचुएशन या सिमिलर प्लान्स के साथ. ठीक है, नाउ द ट्रेट इंटीग्रेट स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज विच अदरवाइज लुक डिसिमिलर. अब जो ट्रेट है वही स्टिमुलाई और रिस्पॉन्सेज के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, अब इसने डिवाइड किए थे बेसिकली कार्डिनल ट्रेट्स, सेकेंडरी ट्रेट्स एंड सेंट्रल ट्रेट्स में इसने डिवाइड किया था एल्बर्ट ने. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट कार्डिनल ट्रेट्स. कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा हाईली मतलब जो होते हैं ना, मतलब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पर्सनस पर्सनालिटी की, मतलब उसके बाकी जो काम करेगा, जो जितने भी बिहेवियर होंगे वो कहीं ना कहीं उसी पर्सनालिटी से रिलेटेड है. अब ये बहुत ज़्यादा ना
मतलब उनकी पूरी लाइफ उसी ट्रेट के ऊपर रिवॉल्व होती है। जैसे एग्जांपल ले लो महात्मा गांधी का, एक नॉन वायलेंस तुमने बहुत सुना है ना, कि हमेशा वो अहिंसा अहिंसा करते रहते थे और नॉन वायलेंस के हमेशा सपोर्टर थे वो। तो उनकी जितनी भी डेली लाइफ में वो उनके बिहेवियर होते थे, कहीं ना कहीं वो हर जगह नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा वो सेंट्रलाइज डिपोजिशन होगा, है ना, कि पूरी उनकी पर्सन की जो एंटायर बीइंग है, जो उनका पूरा पर्सनालिटी है, वो उसी के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे केसेस में ना, जैसे नाजी का जो हिटलर हेड था, वो किसके लिए जाना जाता है? क्रूएलिटी के लिए, है ना, कि मतलब उसका सेंट्रल ट्रेट वाज लाइक दैट। वो उस वे में उसकी मतलब बाकी बिहेवियर इतने रिवॉल्व करते थे कि मतलब उसको अलग से जानने लग गए, इंटायर पर्सन की तरह, मतलब उसको समझ रहे हो, होने लग गया। ऐसे ही अगर हम इंडियन एग्जाम्पल और लें तो सत्यवादी राजा हरीश चंद्र, हम कहते हैं ना, सत्यवादी नाम लेते तो राजा हरीश चंद्र सबके मुंह पे आता है ना, कि मतलब वो जो ट्रेट है ना उनका, मतलब इतना मतलब सेंट्रलाइज ट्रेट है, इतना जनरलाइज ट्रेट है कि मतलब ट्रेट जैसे ही नाम लेते हैं हमें वो पर्सन दिमाग में आ जाता है, ठीक है। नो, सेंट्रल ट्रेट अब कार्डिनल ट्रेट से थोड़े कम होते हैं, बट स्टिल वो काफ़ी जनरलाइज्ड होते हैं। कार्डिनल ट्रेट सबसे ज़्यादा जनरलाइज, जो तुम्हारी बीइंग को डिफाइन करेंगे, तुम कैसे हो उसको डिफाइन करेंगे। जैसे गांधी वॉज अ सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस, हिटलर वॉज अ वेरी मतलब नाजिज्म को सपोर्ट करता था, एंड ही वाज लाइक वेरी क्रूअल बाय नेचर, आई कैन से। और मतलब हेट्रेड शो करता था। या फिर अगर हम मदर टेरेसा की बात करें, केयरिंग होता था, मतलब यू नो उसको क्या कहते हैं, शी वॉज डिवोटेड किस वे में, मतलब नीडी की हेल्प करना, लाइक उन्होंने रेड क्रॉस वगैरह बनाया एंड ऑल दैट, मतलब समझ रहे हो ना। सो दैट इज़ कार्डिनल ट्रेट। हम उनके नाम से ही हम कहीं ना कहीं ये समझ जाते हैं कि वो ऐसे थे, है ना। अब सेंट्रल ट्रेट दे आर जनरलाइज बट कार्डिनल से थोड़े कम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में इसने दी है वार्म सिंसियर। अब ये तुम रिपोर्ट कार्ड में भी हमेशा पढ़े होंगे ना, दैट दिस चाइल्ड इज़ वार्म एंड सिंसियर, ऐसे ऐसे करके डिलीजेंट है ना, ये सब। तो मतलब ये भी हमारे कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स हैं, बट मतलब ये कार्डिनल ट्रेट्स से थोड़े कम जनरलाइज होते हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी ट्रेट में अब हमारी प्रेफरेंसेस तुम ले सकते हो, जैसे ही और शी लाइक्स मैंगोज या फिर प्रेफर्स एथनिक क्लोथ्स। ये मतलब ठीक है, ये सेकेंडरी ट्रेट्स को चेंज करना ईजी है ना। और सेंट्रल ट्रेट्स चेंज हो सकते हैं, डिफिकल्टी से चेंज होते हैं, कार्डिनल ट्रेट्स नहीं होते चेंज, ठीक है। एल्बर्ट कंसिडर ट्रेट्स मोर लाइक इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। अब वो यही कह रहे हैं ये तीनों जो वेरिएबल्स है ना, ये इंटरवेनिंग है, कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड है। दे अकर between the stimulation and responses of the person. This meant that any variation in the traits would elect a different response to a same situation. अब वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये तीनों ना इंटर मतलब डायनामिक इन नेचर है बेसिकली, ठीक है। वो अपने आप इंटरवेनिंग है, कभी मतलब कोई समझ रहे हो मतलब इंटरमिक्सिंग है। तो हर बार हमारी सिचुएशन और स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वेरिएशंस आती हैं हमारे रिस्पॉन्सेज में, हमारे बिहेवियर्स में। सो इट इज़ बेसिकली डायनामिक इन नेचर, ठीक है। तो ये हमारी होगी फर्स्ट थ्योरी अंडर ट्रेट अप्रोचेज। नाउ सेकंड थ्योरी हम पढ़ने वाले कैटल के पर्सनालिटी फैक्टर, ठीक है। अब ये थ्योरी स्टार्ट करने से पहले बेसिकली मैं एक बात पूछूंगी। आजकल मतलब बहुत ज़्यादा ना वेबसाइट्स पे एक 16 PF टेस्ट होता है, जिसमें अंदर ना हम वो पर्सनालिटी टाइप देखते हैं। ये आजकल बहुत करते हैं, है ना। एक तो ज़ोडिएक साइंस आजकल हम सब मतलब बहुत बच्चे देखते हैं, और दूसरा ये पर्सनालिटी टेस्ट मैंने भी किया था अपने टाइम पे, ठीक है। तो वो होता है ना INTP, ENTJ, ये सुने होंगे तुम सब ने। ये आई एम गेसिंग 70 to 80% बच्चों ने ये करा होगा ट्राई, ठीक है ना। तो वो ये इसी के अंदर है, जो वो 16 PF पर्सनालिटी टेस्ट था, वो कैटल ने दिया था, रेमंड कैटल ने दिया था। किसने दिया था? रेमंड कैटल ने। तो इसका कॉमन स्ट्रक्चर क्या है? ऑन विच पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब उसने क्या किया था, उसने ना एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया था, फैक्टर एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया था जिसे हम कहते हैं फैक्टर एनालिसिस। उसने क्या किया था, 16 प्राइमरी और सोर्स ट्रेड्स ढूंढे थे। सोर्स ट्रेड्स उसने कहा था वो वाले ट्रेड्स हैं जो स्टेबल ओवर टाइम है और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी हैं, ठीक है। सोर्स ट्रेड जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसके अलावा सरफेस ट्रेड्स होंगे जो सोर्स ट्रेड के इंटरैक्शन के कारण बनते हैं, ठीक है। सरफेस ट्रेड्स जो मतलब चेंज हो जाते हैं ओवर टाइम, सोर्स ट्रेड स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब ये 16 PF क्वेश्चनेयर इसने बनाया था। इसमें तुम मतलब अगर तुम्हें 16 PF
इधर से नहीं याद रह रहा तो यू कैन रिमेंबर एग्जाम्पल में। मैं सिर्फ बता रही हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे। जैसे ENTJ पर्सनालिटी टाइप, इसमें अगर तुम्हें पता हो एक्सट्रोवर्ट है, N से इनिशिएटिव होता है, और T से थिंकिंग टाइप, J से जजमेंटल। हर एक वर्ड का एक एक मतलब है। E से एक्सट्रोवर्ट है, E से एक्सट्रोवर्ट, N से इट वॉज इनिशिएटिव टाइप, और हर एक वर्ड का ना कुछ बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। T से ये थिंकिंग टाइप कहता है, और J से जजमेंटल। ये मैं सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, ये NCERT में कहीं गिवन नहीं है, तो मैं बता रही हूँ। मतलब ये क्या होता है कि बेसिकली ना ये 4 दिखाता है, 4 × 4 16 PF टेस्ट बनता है, ठीक है। अब मान लो फर्स्ट सबसे पहला जो क्लासीफाई वो करेगा, वो कैसे करेगा, एक सेकेंड। फर्स्ट जो वो क्लासीफाई करेगा, इट कैन बी आइदर आई और आइदर ई। ई से एक्सट्रोवर्ट, आई से इंट्रोवर्ट, ठीक है। सेकंड में आई एम नॉट श्योर, एक एन होता है और दूसरा मेरे को नहीं पता इसके साथ क्या होता है। एक थर्ड में होता है थिंकिंग और फीलिंग, टी फॉर थिंकिंग एंड एफ फॉर फीलिंग, एंड ये होता है जजमेंटल, और एक और होता है इसके साथ, आई गेस पी परसीविंग, और इसमें होता है सेंसरी। तो ये समझ रहे हो, मतलब टोटल 16 कॉम्बिनेशन तुम्हारे बन सकते हैं। इट कैन बी आइदर INTJ, INFP, कुछ भी, मतलब XYZ तुम बना सकते हो ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या होता है, हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आंसर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे वो बताता है कि हम इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, हम इनिशिएटिव टाइप्स है या हमारे सेंसरी टाइप्स हैं हम, और हम थिंकिंग वाले हैं ज़्यादा या फीलिंग वाले हैं, या फिर हम जजमेंटल हैं या फिर परसीविंग है। तो ये बेसिकली अल्टीमेटली हमारी पर्सनालिटी को ब्रेक डाउन कर रहा है कितने पार्ट्स में, है ना। उसके बाद बता रहा है कि हमारे कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये बेसिकली 16 पर्सनालिटी फैक्टर टाइप का वो है, ठीक है। नाउ अब हम तीसरी थ्योरी की बात करेंगे इन द ट्रेट अप्रोचेस, दैट इज आइंसिक थ्योरी। दैट इज आइंसिक थ्योरी, एक सेकेंड, हाँ कलर चेंज। आइंसिक थ्योरी, तो आइंसिक थ्योरी किसने दी थी, H.J. आइंसिक ने। किसने दी थी, H.J. आइंसिक ने। H.J. आइंसिक गेव दिस थ्योरी। इसने 3 डायमेंशंस बेसिकली, पहले इसने ना सिर्फ 2 डायमेंशन दी थी, बाद में तीसरी डायमेंशन ऐड हुई थी। तो ये 2 डायमेंशंस क्या है, न्यूरोसिटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। अब सबसे पहले तुम देखो न्यूरोसिटिज्म क्या होता है। बेसिकली न्यूरोसिटिज्म क्या होता है कि मतलब जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तुम एंक्शियस होते हो, मूडी होते हो। जो पर्सन ज़्यादा एंक्शियस, मूडी, रेस्टलेस, समझ रहे हो, मतलब अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पाते, घबराए से रहते हैं, उन्हें हम न्यूरोटिक कहते हैं। उन लोगों को क्या कहते हैं, न्यूरोटिक। न्यूरोटिक वो हो गए जो इमोशनली स्टेबल नहीं है, जो मूडी है, जो टची है, जो रेस्टलेस है, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख सकते, दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस। तो उन लोगों को हम क्या कहते हैं, न्यूरोटिक पीपल। अब न्यूरोटिक का उल्टा क्या हो गया, इमोशनल स्टेबिलिटी। अब इसको तुम कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेट करो, मैंने बोला ना आइदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो इसमें होगा आइदर न्यूरोटिक और इमोशनली स्टेबल, आइदर न्यूरोटिक और इमोशनली स्टेबल, ठीक है। एट द अदर, एक बार इसे रीड करें, रेफर्स टू डिग्री ऑफ विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स। एट वन एक्सट्रीम ऑफ द डायमेंशन वी फाइंड पीपल हु आर न्यूरोटिक। अब वो यही कह रहा है इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकती है, मतलब उसका लेवल डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब तुम कितने न्यूरोटिक या कितने इमोशनली स्टेबल हो, ऑफकोर्स वो वैरी करेगा। बट ये है कि मतलब तुम बेसिकली न्यूरोटिक हो, या तुम इसे PH के स्केल के साथ रिलेट करके, मेरे दिमाग में जो एकदम से एग्जाम्पल आया है मैं उसके साथ रिलेट कर रही हूँ, तुम सुनो। जैसे हमने एसिड बेसिस में पीएच का स्केल पढ़ा था ना, कि ये न्यूट्रल है 7, और ये एसिड, और ये बेस, है ना। इसको ऐसे रिलेट कर रहे हैं। आई नो ये बहुत वियर्ड एग्जांपल है, एकदम से मेरे दिमाग में ऐसा, आई एम जस्ट यूजिंग इट। एसिड और बेस हम ले रहे हैं, ठीक है। अब वो एसिड कितना माइल्ड है या कितना स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करेगा, वो बेस कितना माइल्ड है या कितना स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करेगा, है ना। बट द थिंग इज, एक साइड तुम समझ लो न्यूरोटिक है, ऐसी न्यूरोटिक, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है इसमें, आई नो, आई होप समझ आ रहा हो थोड़ा बहुत। न्यूरोटिक या दूसरा इमोशनली स्टेबल।
अब तुम स्केल में कहाँ पे लाई कर रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि तुम्हारी कितनी है। नाउ तो वही है कि एक एंड पे न्यूरोटिक पीपल है और दूसरे एंड पे इमोशनली स्टेबल पीपल है, ठीक है। एट द अदर एक्सट्रीम लाई पीपल हु आर काम, इवन टेम्पर्ड, रिलायबल एंड रिमेन अंडर कंट्रोल, ठीक है, समझ आई बात। नाउ सेकेंड इज एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन, वही वाली बात होगी, ठीक है। डिग्री टू विच पीपल आर सोशली आउटगोइंग और सोशली विड्रॉन, अब इसमें भी तुम स्केल में ले सकते हो। अब कई बार यार जैसे न्यूट्रल है तो अब कई एम्बीवर्ड्स भी तो होते हैं, है ना, तुम मतलब यार एक्सपैंड करने को तुम कितना एक्सपैंड कर सकते हो एक टॉपिक को, ठीक है। अब तुम बेसिकली यही समझो, एक साइड एक्सट्रोवर्ट है एक साइड इंट्रोवर्ट है, उसकी डिग्री कितनी है वो अलग बात है। कई होता है ना सुपर लेवल के इंट्रोवर्ट, सुपर लेवल के एक्सट्रोवर्ट, उसकी डिग्री को मत देखो तुम, ये देखो एक एंड पे एक्सट्रोवर्ट है एक एंड पे इंट्रोवर्ट है, ठीक है। एट वन एक्सट्रीम आर दोज हु आर एक्टिव, ग्रेशियस, इम्पल्सिव एंड थ्रिल सीकिंग, एक्सट्रोवर्ट हमें पता है कि क्या होते हैं ना, एंड एट अदर एक्सट्रीम एंड आर पीपल हु आर पैसिव, क्वाइट, कॉशियस एंड रिजर्व, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत ज़्यादा इस पर मतलब बात करी थी, सो आई एम नॉट गोना रिपीट। और वैसे भी तुम्हें पता है इट्स अ वेरी जनरलाइज्ड कंसेप्ट, हम डेली लाइफ में 10 बार यूज़ करते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। तो ये तो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन। अब जो तीसरा कंपोनेंट जो था ये बाद में ऐड हुआ था, ठीक है। ये क्या था, साइकोटिसिज्म एंड सोशियबिलिटी। क्या था, साइकोसिटिज्म, ये क्या है, एक सेकेंड, साइकोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, आ जाए यार, साइकोटिसिज्म एंड सोशियबिलिटी, ठीक है। एंड पीपल हाई ऑन दिस टेंड्स टू बी मोर हॉस्टाइल। अब देखो न्यूरोटिक में हमने कैसे बोले थे, न्यूरोटिक वो लोग होते हैं जो इमोशनली स्टेबल नहीं होते, जो मूडी होते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं आता, टची होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, है ना, वो सब होते थे न्यूरोटिक। अब साइकोटिज्म में कौन से होते हैं, जो लड़ाकू टाइप, हॉस्टाइल, जब देखो दूसरों के साथ लड़ने के लिए तैयार, ठीक है, छोटी छोटी बात पे हॉस्टाइल नेचर शो करेंगे। हॉस्टाइल मतलब यार हॉस्टाइल भी ना मतलब सिर्फ सिंपल लड़ाकू नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाले होते हैं। ईगो सेंट्रिक, एंटी सोशल, लोगों से बात करके खुश नहीं है। ईगो सेंट्रिक, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। और सोशियबिलिटी इसका ऑपोजिट हो गया, मतलब जो ठीक है भाई नॉर्मल लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, सिर्फ ईगो सेंट्रिक नहीं है, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, एंटी सोशल नहीं है, हॉस्टाइल नहीं है, नेचर के अच्छे हैं, ठीक है। तो साइकोसिटिज्म क्या होता है, हॉस्टाइल, ईगो सेंट्रिक और एंटी सोशल। और न्यूरोटिक क्या होते हैं, इमोशनली स्टेबल नहीं होते, वो रेस्टलेस होते हैं, टची होते हैं, समझ रहे हो। तो ये हो गए हमारे ट्रेट अप्रोच ख़त्म। ट्रेट अप्रोच में हमने 3 थ्योरीज पढ़ी हैं, अगर हम फटाफट देखें। फर्स्ट अप्रोच हमने पढ़ी थी एल्पर्ट की थ्योरी। एल्पर्ट की थ्योरी में, ट्रेट थ्योरी में क्या क्या थे, कार्डिनल ट्रेट्स, सेकेंडरी ट्रेट्स एंड सेंट्रल ट्रेट्स, ठीक है, 3 तरह के। उसके बाद हमने पढ़ा 16 BF फैक्टर वाला, किसने दिया था, कैटल ने, पर्सनालिटी फैक्टर्स दिए थे, फैक्टर एनालिसिस टेक्निक यूज़ करी थी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक थी वो, ठीक है। 16 BF टेस्ट भी रेमंड कैटल ने दिया था। उसके बाद हमने बात करी आइंसिक की थ्योरी, जो दी थी HJ आइंसिक ने। और आइंसिक ने क्या दिया था, मतलब पहले उसने 2 पार्ट्स दिए थे, न्यूरोसिटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी और एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। बाद में तीसरी डायमेंशन भी ऐड करी गई थी, 3 डायमेंशन है बेसिकली इसकी, ठीक है, तीसरी डायमेंशन ऐड करी थी, साइकोसिटिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। तो ये हो गए हमारे ट्रेट अप्रोचेस ख़त्म, टाइप भी ख़त्म, ट्रेट भी ख़त्म। सो लेट्स स्टार्ट विथ साइकोडायनामिक अप्रोच। अब साइकोडायनामिक अप्रोच का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सिगमंड फ्रेड अंकल आ जाने चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, सो साइकोडायनामिक अप्रोच में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री एसोसिएशन मेथड। फ्री एसोसिएशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बेसिकली अपनी सारी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने मतलब आइडियाज़, कुछ भी, एवरी सिंगल थिंग सब बता दिया जाता है। मतलब जो पूछने वाला होता है या जो भी मतलब थेरेपिस्ट वगैरह होगा वो इस मेथड से हमसे सारी बातें पूछता है, ठीक है। अ मेथड इन विच अ पर्सन इज आस्क्ड टू ओपनली शेयर ऑल द थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़ दैट कम टू हिज और हर माइंड। फ्री एसोसिएशन में अपनी सारी फीलिंग्स हम सामने वाले को बता देते हैं, ठीक है। फ्री एसोसिएशन ये वाला मेथड सिगमंड फ्रेड ने सबसे पहले दिया था, ठीक है। नाउ लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अब जो सिगमंड फ्रेड थे उन्होंने लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की थ्योरी दी थी। इनके इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ब्रेन के 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बताए थे, ठीक है। कॉन्शियसनेस होता क्या है यार, बहुत जनरल सा वर्ड है, तुमने डेली लाइफ में बहुत जगह यूज़ किया होगा, ठीक है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये तो पक्का सुना ही होगा, अनकॉन्शियस या फिर
ये सुने होंगे है ना, ये वर्ड सुने होते हैं बहुत। अच्छा, अगर नहीं भी सुने तो कोई बात नहीं, हम अब पढ़ लेते हैं, है ना। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में उसमें क्या बताया कि हमारे अवेयरनेस का काइंड ऑफ 3 लेवल्स हैं। हम कितने अवेयर हैं अपनी सराउंडिंग्स को लेके और अपने आप को लेके, उस चीज़ को उसने 3 लेवल्स में डिवाइड किया, ठीक है। सबसे पहला था कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। अब इसमें क्या था, मैं जैसे अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ, या तुम पढ़ रहे हो, या फिर तुम कुछ भी बुक रीड कर रहे हो, तुम खेल रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, उस चीज़ को लेके तुम अवेयर हो ना, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। ये तो नहीं है ना कि तुम्हें पता ही नहीं और बेसुध हो के मतलब चली जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर अवेयर ऑफ इट कि तुम क्या कर रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्शियस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कॉन्शियस। थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ विच पीपल आर अवेयर। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, सोच के बोल रही हूँ, ऐसे कुछ नहीं बोल रही है ना। आई एम अवेयर ऑफ इट, मुझे होश है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें भी होश है तुम क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड अवेयरनेस। और ये जिन फीलिंग्स के हम अवेयर होते हैं उसे कॉन्शियसनेस का पार्ट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट, ठीक है। अब सेकंड लेवल है प्री कॉन्शियस मतलब वो वाली मेंटल एक्टिविटीज़ जो अगर हम सोचें तो वो कॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। मतलब थिंग्स और इन्फॉर्मेशन और थॉट्स दैट कैन बी ब्रॉट इनटू कॉन्शियसनेस, मतलब वो कहीं ना कहीं सेव्ड हैं। तुम सोचोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा। जैसे मान लो तुम कुछ काम कर रहे हो, सामने से कोई पर्सन आ गया, उसने तुमसे कुछ पूछ लिया, जैसे तुम्हारा फ़ोन नंबर पूछ लिया। अब तुम उस टाइम फ़ोन नंबर के बारे में थोड़ी नहीं सोच रहे थे ना, बट जब सामने वाले ने पूछा तो तुमने बता दिया ना। दिस इज़ कॉल्ड प्री कॉन्शियसनेस। ये बहुत मतलब बेसिक सा एग्जांपल मैंने लिया है कि मतलब अगर तुम कह सकते हो, इसे इस वे में ले सकते हो, लाइक कुछ चीज़ देख के या कुछ चीज़ सुन के तुम्हें कुछ याद आ जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ देख के अच्छा तुमने कुछ काम करना होता है, तुम भूल जाते हो, बट इट्स देयर इन योर मेमोरी, वो प्री कॉन्शियस माइंड में होता है। किसी और को करते हुए देखा तो अच्छा मुझे भी ये काम करना था, याद आ जाता है ना। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्री कॉन्शियस माइंड कि मतलब कुछ ना कुछ होने के कारण हमारी वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड में आ जाती है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड प्री कॉन्शियस। अब तीसरा रह गया सब कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस। अब सिगमंड फ्रेड ने ये दोनों वर्ड्स को बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबली यूज़ किया है, मतलब उन्होंने इन दोनों वर्ड्स को एक ही कंसिडर किया है, ठीक है। सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड वो हो गया वो वाली मेंटल एक्टिविटीज़ जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, यू आर नॉट अवेयर। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में वो हैं बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ देम, ठीक है। वो छुपती नहीं है, मतलब तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। एक होता है ना अनकॉन्शियस वाला, दैट इज़ इट, कि मतलब तुम्हें आइडिया भी नहीं है और इट्स देयर इन योर माइंड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसमें कौन सी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं दैट पीपल आर अनअवेयर ऑफ। नो, अकॉर्डिंग टू हिम अनकॉन्शियस माइंड इज़ अ रिजर्वोयर ऑफ इंस्टिंक्टिव और एनिमल डिज़ायर्स और ड्राइव्स, ठीक है। अब इसमें वही है कि यार कहते हैं ना कहीं हर इंसान जानवर ही है, ठीक है। वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड काइंड ऑफ है, ठीक है। हम उस चीज़ को लेके अवेयर नहीं है कि हमारे अंदर भी एक वैसी साइड है। कोई माने ना माने, देयर इज़ अ साइड कि मतलब ह्यूमन में एक एनिमल साइड होती है, ठीक है। कितनी बार मतलब कुछ रीजंस में इट गेट्स एक्टिवेटेड, है ना। तो अकॉर्डिंग टू हिम अनकॉन्शियस माइंड इज़ अ रिजर्वोयर ऑफ इंस्टिंक्टिंग और एनिमल ड्राइव्स, ठीक है। Now stores all the ideas and wishes that are concealed from conscious awareness, perhaps because they lead to psychological conflicts। अब इन्होंने क्या बोला था कि ये आइडियाज़ हम अनकॉन्शियस में क्यों होते हैं हमारे। ये आइडियाज़, उनका मानना था सिगमंड फ्रेड का कि ऐसे आइडियाज़ हमारे अनकॉन्शियस में इसलिए होते हैं क्योंकि ये वाले जो है ना, ऐसे जो बिहेवियर्स या कुछ भी, जैसे तुम एनिमल ड्राइव वगैरह ले लो, अगर तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में होगी ना तो तुम्हारे अंदर इतने साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट चलेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये है नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे ईगो, सुपर ईगो और इड के बारे में, तो तब तुम्हें पता लगेगा कि मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि मतलब यार सोशल एक साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट चलेगा दिमाग में। एक साइड से मॉरल्स आ रहे हैं, एक साइड से तुम्हारी डिज़ायर्स आ रही हैं, एंड वो दोनों कन्फ्लिक्ट कर जाएंगी, दिमाग में कन्फ्लिक्ट होगा।
वो डिज़ायर्स कुछ भी हो सकती है यार, मतलब कई बार होता है ना, एक कैसे, मतलब यार एक बहुत बार कई बार अर्ज आती है ना कि यार मैं सामने वाले को बस बस बहुत हो गया, ऐसी वाली अर्ज आती है ना ठीक है, वो कहीं ना कहीं एनिमल अर्ज ही होती है, ठीक है। और बट नहीं, फिर बाद में हमारी मॉरल साइड आ जाती है, नहीं कंट्रोल करो, नहीं कंट्रोल करो, बस समझ रहे हो, काइंड ऑफ दैट। तो वो सोशल, वो साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होता है। आई एम यूजिंग द वर्ड सोशल अगेन एंड अगेन, वेरी सॉरी। वो साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। मतलब तुम्हारे यार वो कार्टून्स में देखते थे ना छोटे होते, एक साइड से अच्छे वाला आ गया, एक साइड से बुरे वाला आ गया, दिमाग में कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन। तुम साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट को वैसे समझ लो, मतलब दो थॉट्स में एक कन्फ्लिक्ट हो रही है। तो सिगमंड फ्रॉइड यही कह रहे हैं कि अगर जो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें स्टोर्ड हैं, अगर वो कॉन्शियस में आ गई तो इट विल लीड टू साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। इसलिए वो सारी जो डिज़ायर्स हैं, जो अगर मॉरली देखें तो वो नहीं ठीक, वो वाली सारी रिजर्व हो रखी हैं कहाँ पे, अनकॉन्शियस में, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड में। अब इनके अकॉर्डिंग तो अगर तुम देखो, इनकी सारी थ्योरीज सेक्सुअल डिज़ायर्स के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ दीज अराइज फ्रॉम सेक्सुअल डिज़ायर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ओपनली एंड देयरफॉर ऑल रिप्रेस, ठीक है। अब या ठीक है, तुम सिगमंड फ्रॉइड जी की जितनी भी थ्योरीज पढ़ोगे ना, ऑलमोस्ट रिवॉल्विंग अराउंड दिस बिहेवियर ओनली। वो उनके मोस्टली थ्योरी सारी सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेटेड है। नाउ analysis of forgetting, mispronunciation, jokes and dreams provide us with the means to approach the unconscious. अब हमें अनकॉन्शियस के बारे में पता कैसे लगेगा, ठीक है। अनकॉन्शियस की हमने बात तो कर ली कि अनकॉन्शियस होता क्या है, अब अनकॉन्शियस के बारे में पता कैसे लगेगा। तो वो कह रहे हैं हम जो चीज़ें भूल जाते हैं, हमारी मिसप्रोनाउंसिएशंस या मतलब कुछ भी, हमारे जोक्स, हम जोक्स में मतलब यार तुम अनकॉन्शियसली, तुम ना चाहते हुए तुम ऐसी बात कर जाते हो। ये तुम्हारे ड्रीम्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड का मिरर होते हैं। जो हम अनकॉन्शियसली सोचते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स में आता है, ठीक है। जैसे अब तुम देखो, तुमने कुछ ना कुछ, जैसे मान लो टीवी सीरियल या कुछ भी मूवीज़ वगैरह देखी, तुमने इतना नहीं सोचा, तुम भूल गया, कुछ भी XYZ, तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ स्टोर होगी और तुम्हें सपना आ रहा है कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड है कुछ, मतलब यार पता है ड्रीम एनालिसिस एक चीज़ है। मतलब उसमें क्या करते हैं, ये भी सिगमंड फ्रॉइड जी का था, सिगमंड फ्रॉइड का ही था कि ड्रीम्स को एनालाइज करते थे। वो ड्रीम्स को, मतलब ड्रीम्स पूछते थे लोगों के, एंड उसको इतना डिटेल में हर एक ड्रीम का मतलब मीनिंग निकालते थे, कुछ ना कुछ। हर ड्रीम का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, मीनिंगलेस कुछ भी नहीं है इस वर्ल्ड में, है ना। तो वही चीज़ है, वो ड्रीम एनालिसिस एक मेथड है साइकोलॉजिकल उसमें, ठीक है। अब द थिंग इज़, अगर हम उसकी बात करें तो उसका पता है दिक्कत क्या है, वो ड्रीम एनालिसिस के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत साल, बहुत लेंदी प्रोसेस है। तुम एक दिन में ड्रीम एनालाइज करके नहीं बता सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। ह्यूमन माइंड इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये अपने आप में ही, हर एक ह्यूमन माइंड अपने आप में एक यूनिवर्स होता है, समझ रहे हो। तो अब ये कैसे अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करते हैं, एनालिसिस ऑफ फॉरगेटिंग, मिसप्रोनाउंसिएशन, जोक्स और ड्रीम्स, ये सब हमें एक अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की एक मतलब कह लो ब्रिज टाइप हमें बना के देते हैं, हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि अनकॉन्शियस माइंड में एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। नाउ अब इसका गोल क्या है यार, कॉन्शियस लेवल को समझने का गोल क्या है, टू ब्रिंग द रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटेरियल्स टू कॉन्शियसनेस, देयर बाय हेल्पिंग पीपल टू लिव इन अ मोर सेल्फ अवेयर एंड इंटीग्रेटेड मैनर। अब वो ये कहते हैं कि जो भी हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स दबी हुई हैं उनको कॉन्शियसनेस में लाएं और लोगों को हेल्प करें टू लिव इन अ मोर सेल्फ अवेयर मैनर, ठीक है। उनका बस यही गोल है, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, मैंने अभी तुम्हें बताया था ना कि पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर्स इन्होंने दिए थे, ये भी सिगमंड फ्रॉइड ने दिए थे, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड ने पहले क्या दिया था, हमारा लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें क्या क्या था, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ठीक है। अब इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी हमारी दी थी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में उन्होंने 3 पार्ट्स बताए थे हमें, दैट इज़ इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब ये क्या है, इनकी हम बात करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो मैं बिल्कुल मतलब बेसिकली तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ, एक सेकेंड।
ओके, सो मैंने इस पीडीएफ में ना इसमें ऐड नहीं कर रखा। मैं जब वो व्हेन वी सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स एंड कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह लेंगे हम, तब उसमें आई विल मेक श्योर टू ऐड इट बिकॉज इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सिगमंड फ्रेड जहाँ पे आ गया ना, इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सिगमंड फ्रेड का कोई ना कोई तो मतलब ज़रूर आता ही आता है, तो डोंट मिस दिस। और प्लीज़ एनसीईआरटीज़ में देख लीजिए ये सब, उसी में से अब हम डिस्कस करते हैं। नाउ इड क्या होता है? इड मतलब इंस्टिंक्चुअल एनर्जी। मतलब जैसे एक होता है ना, नहीं मुझे तो ये करना है, एक अर्ज, एक अंदर से मतलब होता है कि नहीं मुझे चाहिए, मतलब इंस्टिंक्चुअल एनर्जी, मतलब इंस्टिंक्ट पे जैसे इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन। यार मतलब तुम समझ रहे हो, नहीं मुझे तो चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं ना ज़िद्दी, कि मुझे तो चाहिए। कई होते हैं ना कि बच्चे अगर उनको कुछ लेके ना तो ज़मीन पे भी लेट जाएंगे, नहीं मुझे लेके दो अभी के अभी, या कुछ भी। मतलब एक ज़िद, एक मतलब अगर चाहिए तो चाहिए, वो वाली चीज़ इंस्टिंक्चुअल एनर्जी। उन्हें नहीं दिखेगा कि आसपास क्या माहौल है या कुछ भी XYZ, उनके पास मीन्स हैं वो चीज़ लेने के या नहीं है, बस उन्हें चाहिए तो चाहिए। दैट इज़ इड। मतलब वो इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन की फीलिंग, मतलब इमीडिएटली उनको वो चाहिए। ठीक है, दिस ये जो होती है मोस्टली प्रिमिटिव नीड्स या सेक्सुअल डिज़ायर्स या एग्रेसिव इम्पल्सिव। एग्रेसिव इम्पल्सिव होता है ना, कई बार यार कितनी लड़ाइयाँ इम्पल्सिवली हो जाती हैं स्टार्ट, समझ रहे हो? तो सेक्सुअल डिज़ायर्स भी तुम समझ रहे हो ऑफ कोर्स, एंड प्रिमिटिव नीड्स ऑफ कोर्स, यही सब चीज़ें। ठीक है, तो इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन होती है वो इड में होती है। ठीक है, इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन। अब जो दूसरी बात ये है कि ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑफ कोर्स तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुम्हें उसके पीछे कोई रीज़न तो होगा ना, ऐसे तो मतलब यार कुछ ना कुछ तुम्हें संतुष्टि मिल रही होगी या फिर प्लेजर कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इट्स बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल विच एज्यूम्स दैट पीपल सीक प्लेजर एंड ट्राई टू अवॉइड पेन। अब प्लेजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑफ कोर्स बिल्कुल, अगर तुम प्रिमिटिवली देखो, इंसान है तो जानवर ही है ना। अगर प्रिमिटिवली देखा जाए, अगर हम सिगमंड फ्रेड के व्यू से देखें, इंसान जानवर है। ठीक है तो वो प्लेजर सीक करता है एंड ऑफ कोर्स पेन अवॉइड करता है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब दे लाइक मुझे तो ये चाहिए तो चाहिए। प्रिमिटिव नीड्स होगी, सेक्सुअल डिज़ायर्स होगी, एग्रेसिव इम्पल्सेस होगी, ये सब किसके अंदर आती हैं? इड के अंदर। इड किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पे। ठीक है, अब जब फ्रेड थे उन्होंने बोला कि जो पर्सन होते हैं, पर्सन की इंस्टिंक्चुअल एनर्जी मोस्टली सेक्सुअल होती है एंड रेस्ट एज एग्रेसिव। ठीक है, इट डज़ नॉट केयर फॉर मॉरल वैल्यूज, सोसाइटी एंड अदर इंडिविजुअल। वही बात होगी ना, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि वो वाली नीड्स जिनमें तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास तुम्हारे क्या है, कौन है, तुम्हारे पास मीन्स है वो चीज़ लेने के, नहीं है, डजेंट मैटर, मुझे बस वो चाहिए तो चाहिए, वो वाली चीज़ है ना। तो इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल, आई होप राइटिंग समझ आ ही जाएगी, ये तो आई विल मेक श्योर टू ऐड इट। ओके, नाउ प्लेजर प्रिंसिपल भी होता है एंड इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन। ठीक है, इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन मतलब इंस्टेंटली चाहिए रिजल्ट, इमीडिएट इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन, और ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। नाउ ईगो, अब ईगो क्या है? ये इड में से ही मतलब ग्रो होता है एंड सीक्स टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल्स इंस्टिंक्चुअल नीड इन अकॉर्डेंस विद रियलिटी। अब इसमें ना इंस्टिंक्चुअल नीड के साथ रियलिटी भी आ गई। ठीक है, रियलिटी आ गई तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल चलेगा? रियलिटी प्रिंसिपल। पहले फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि हमारा आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इट वाज लाइक मुझे चाहिए तो चाहिए, तो वो क्या था? प्लेजर प्रिंसिपल, सिर्फ अपने से मतलब है ना। अब इसमें रियलिटी आ गई। ठीक है, कि मतलब असलियत में क्या हो रहा है और क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो रियलिटी पे काम कर रहा है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ठीक है, अब ये इड को जो वो हमारी एक असली जो हमारी वो है प्रिमिटिव नीड है या कुछ भी है, मतलब हमारी
उसको अप्रोप्रिएट वे में ले आता है। जैसे मान लो एक बच्चा है जिसको आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम चाहिए, तो वो उसकी इड जो है, मतलब उसकी इंस्टिंक्चुअल नीड जो है वो कहेगी कि कौन उठा ले और ले ले, ठीक है, वो मतलब इंस्टिंक्चुअल नीड विदाउट आस्किंग। अब ईगो कहेगी नहीं, रियलिटी में तुम ऐसे नहीं उठा सकते दुकान से, तो वो किसी ना किसी से मांगेगा, या मतलब जैसे अपने पेरेंट्स को बोलेगा लेके दो, या शॉपकीपर वगैरह से पूछेगा, मतलब बिना पूछे नहीं लेगा, बिकॉज ही नोज़ कि अगर बिना पूछे लूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। रियलिटी प्रिंसिपल, ही नोज़ रियलिटी में अगर मैं बिना पूछे उठा लूँगा तो मुझे ऑफकोर्स डांट पड़ेगी। जबकि एड क्या कह रही थी, बस ले ले, डजेंट मैटर उसका आउटकम क्या आता है क्या नहीं आता, उसको कुछ लेना देना नहीं है रियलिटी से। इट्स लाइक प्रिमिटिव नीड, बस ले लो, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो ले लो, इट्स इड। बट जब धीरे धीरे समझ आ जाए रियलिटी की कि भाई नहीं, अगर मैं ऐसे ही वो कोन उठा लूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी, दैट्स रियलिटी, तो वो मतलब मांग के लेगा, ठीक है, पूछ के लेगा, दिस इज कॉल्ड इड, ठीक है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे है। अब उसे जैसे इड जो है वो डिमांडिंग होती है, अनरियलिस्टिक होती है, मतलब वही ना, इड डिमांडिंग ही तो है, मुझे चाहिए तो मुझे दो, दैट्स डिमांडिंग, मुझे चाहिए मुझे दो। अनरियलिस्टिक है, मतलब रियलिटी में तो ऐसा नहीं होगा ना, और प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है। बट ईगो पेशेंट होती है, इट्स नॉट डिमांडिंग, ये पेशेंट होती है और रीज़नेबल होती है, ठीक है, इट्स पेशेंट एंड रीज़नेबल, इट्स पेशेंट एंड रीज़नेबल। इट क्या होती है, डिमांडिंग, ठीक है, ईगो पेशेंट, ईगो कैसी होती है, पेशेंट। ये वो वाली ईगो नहीं है जो हम बोलते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, इट्स डिफरेंट, उसके साथ कंफ्यूज मत करना। नाउ सुपर ईगो, सुपर ईगो क्या आ गया, सुपर ईगो में तुम कह लो वो मॉरल्स आ जाते हैं ना, वो होते हैं, ठीक है, मॉरल, इसमें क्या आ गया, मॉरल साइड। ठीक है, सुपर ईगो में क्या हो गया, मॉरल साइड, इसको मॉरल ले लो, ठीक है। अब जैसे जो सुपर ईगो है वो इड और ईगो को बताती है कि वो जो ग्रैटिफिकेशन तुम्हें जो चाहिए, मतलब जो तुम्हें प्लेजर चाहिए, क्या वो सही है कि नहीं है, मतलब एथिकल है कि नहीं है, ठीक है, समझ आ रही है। मतलब वो जो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, पहले एक तो एनसीईआरटी की लाइन देखो, द बेस्ट वे टू कैरेक्टराइज द सुपर ईगो इज टू थिंक of it as moral branch of mental functioning. The superego tells the id and the ego whether gratification in a particular instance is ethical. सेम बात बोली मैंने, है ना, कि वो मॉरल ब्रांच है सुपर ईगो हमारी मेंटल फंक्शनिंग का, एंड द सुपर ईगो जो है वो इड और ईगो को बताती है कि जो हम ग्रेटिफिकेशन चाह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, क्या वो एथिकल है कि नहीं है, ठीक है, वो इड को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, समझ आ रही है, इड को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब इसी में एग्जांपल इन्होंने कंटिन्यू की है कि अगर बच्चे ने आइसक्रीम देखी और उसे आइसक्रीम चाहिए तो वो अपनी मम्मा को बोलता है, उसकी सुपर ईगो बोलेगी कि हाँ वो मॉरली करेक्ट है, ठीक है, अपनी मम्मा को बोलेगा कि मुझे मम्मा चाहिए, उसके बाद मतलब छोड़ दिया ना कि वो, ये अप्रोच क्या है कि इसमें बच्चे को कोई गिल्ट नहीं होगा, कोई फियर नहीं होगा, कोई एनजाइटी नहीं होगी, मतलब ये यार एथिकली ठीक है, समझ आ रही है बात, एथिकली ठीक है ये बात। अब देख इनमें फ़र्क क्या है, इड में क्या था, डायरेक्टली कौन उठा लिया बिना किसी से पूछे, ईगो में बोल दिया और उठा लिया या पूछ के उठा लिया, ठीक है, मम्मा मैं ये ले रहा हूँ, उठा लिया। अब सुपर ईगो में क्या आ गया, मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे चाहिए, तो मम्मा आगे से लेके देगी, तो एथिकली और मॉरली हमारा थर्ड वाला करेक्ट है, ठीक है, उसमें मॉरल आ गया। इड में क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो में क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल, एंड सुपर ईगो में क्या है, मॉरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग, ठीक है। अब जो आइए तीनों बातें समझ, ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर, ओके, सो अब इन तीनों की बात हमने कर ली, इड, ईगो और सुपर ईगो की, ठीक है। तो अब हम सिगमंड फ्रेड ने ये बात बोली थी कि जो अनकॉन्शियस है उसमें ना 3 कंपेटिटिंग फोर्सेस होती हैं, ठीक है, 3 कंपीटिंग फोर्स होती हैं, कई लोगों में इड ज़्यादा होगी, कईयों में ईगो ज़्यादा होगी, तो कईयों में सुपर ईगो ज़्यादा होगी, तो वो डिपेंड करता है कि किस पर्सन में क्या ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है।
एंड फ्रेड ने बोला था कि जो इड है ना, इड के एक्चुअली दो फोर्सेस होते हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ ये भी, ठीक है। इड जो है, इट्स एक्चुअली, इट हैज़ टू पार्ट्स। नंबर 1 इज़ लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरा है डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो लाइफ इंस्टिंक्ट में उसने वही बोला था कि मतलब सेक्सुअल पार्ट उसने फोकस किया था, और डेथ इंस्टिंक्ट में उसने कम फोकस किया था, ठीक है। उसने अपना मेन जो जितने भी थ्योरीज थे उसने लाइफ इंस्टिंक्ट के ऊपर बेसिक बनाई थी, ठीक है। लाइफ इंस्टिंक्ट में उसने बोला था कि मोर फोकस्ड ऑन सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, इंस्टिक्चुअल लाइफ फोर्स जो होता है उसके अंदर इड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिबिडो। इड को हम क्या कहते हैं, लिबिडो, लिबिडो, LIBIDO, ठीक है, लिबिडो। मतलब यार ये वही प्रेशर प्रिंसिपल है कि मतलब सेक्सुअल डिज़ायर कि चाहिए तो चाहिए काइंड ऑफ वाला, ठीक है। उसने लाइफ इंस्टिंक्ट पे काम किया था। तो ये हमारा ख़त्म होता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। अब नेक्स्ट है हमारा ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स। तो ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो आज हमने क्या क्या कवर किया, एक बार फटाफट से ऊपर से मैं साइकोडायनामिक अप्रोच को कवर कर लेती हूँ। साइकोडायनामिक अप्रोच में पहले हमने फ्री एसोसिएशन करी, फिर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़े, ठीक है, एंड उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी पढ़ा, दैट इज़ इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, and we'll see you in the next lecture. Okay, bye bye.